तो हमारा क्वेश्चन है कि संख्याओं 1656 और 4025 का मस यूक्लिड विभाजन लेम्मा से प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप रियल नंबर में पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है, हम छोटे से थे तभी हमें ये पता चल गया कि हम कैसे उसको फाइंड करेंगे। मतलब हमारा एचसीएफ वही होगा जिससे हमारी नंबर पूरी क्या हो, कट जाए। हमारा एचसीएफ वही होगा जिससे हमारी दी गई संख्या का पूरा मस निकल जाए, वही हमारा एचसीएफ माना जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करवाते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में आपको कैसे सॉल्यूशन करना है मैं चलिए आपको बताता हूँ। इसमें बोल रहा है संख्याओं इतने इतने का, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो पहले हम हल इसका लिख देंगे, हल, और हम लिखेंगे दी गई संख्या जो है, तो हमारी संख्या क्या है, दी गई जो संख्या है उसको हम लिख लेंगे। दी गई संख्या, दी गई संख्याएं को हम लिखेंगे। उसके बाद दी गई संख्या हमारी कौन सी है, 1656 और क्या है, 4025 है, संख्याएं हैं। तो अभी हमें ये हमसे कि हमें क्या पता चलता है कि ये जो नंबर है इससे छोटा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1656 इज लेस देन 4025, ये हम लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो है संख्याएं है उससे जो भाग देते चले जाएंगे, जो छोटी संख्या है बड़ी संख्या में हम भाग देते चले जाएंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में। 56 हुआ तो 4000 हम 25 उतार देंगे। तो अब हम 16 दूना 32 मतलब 2 बार इसको ले जाएंगे। तो इसको 2 बार ले जाने के लिए आपको जो हम गुणा किए हैं हमें 3312 मिलेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि 3312 अब उसमें से घटाएंगे। अब हमें घटाने पर कितना मिलेगा, यहाँ पे 3 बचा, यहाँ 1 बचा, और यहाँ पे 10 में से 3 गया, 7 बचा, और 7 बचा। अब हम यहाँ पे हम क्या उतार लेंगे कि ये जो हमारा नंबर है उसको हम उतार लेंगे। तो हमारा नंबर क्या है 1656। अब हमें 7 का पहाड़ा फिर वही 2 बार जाएगा, क्योंकि 3 बार जाएगा तो उससे कई सौ ज़्यादा हो जाएगा। तो 2 बार हम ले जाएंगे। हमारा कितना आया, 1426 आ गया है। तो 1426 में से अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना मिलेगा, 0, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अब हम क्या करेंगे 700 इसमें भाग देंगे, ये भी हमारा 2 बार जाएगा, 713 ये हमारा 2 बार गया। फिर अब 713 जब 2 बार गया तो हमारे ये कितना मिल जाएगा, नहीं ये 3 बार जाएगा, क्योंकि 7 बार है तो ये 3 बार गया तो हमें ये कितना मिलेगा, 690 मिल जाएगा। फिर इसमें से हम जब घटाएंगे, यहाँ 3 बचा, यहाँ 11 में से 9 गया, कितना बचेगा, 11 में से 9 गया 2, तो ये हमारा ये हो गया। इसके बाद हम क्या उतार लेंगे, 223 उतार लेंगे। अब हम इसमें से देख सकते हैं ये 10 से पूरा कट गया है हमारा 230। अभी अब जब पूरा कट गया तो अभी मैं आपको बताया था कि जब किसी भी संख्या से पूरी नंबर कट जाए तो हमारा क्या होगा, वही हमारा मस होगा। तो हमारा मस क्या निकल के आया है, अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात दी गई संख्याओं का मस हमारा क्या है, 23 यानी कि 23 है। ये हमारा अब आंसर निकल आया है। कितनी सुस्पष्टता से आपको लगाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। चलिए आपको हम अगला क्वेश्चन बताते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। ये आप स्कूल में भी होंगे तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ, मतलब स्कूलों में भी ये कई बार सॉल्व करवाया गया है कि हम अपरिमेय संख्या को परिमेय, मतलब किसी भी संख्या को, जो संख्या हमारी दी गई होती है उसे हम अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। ये प्रूफिंग के लिए आपको हर वर्ष जो पूछा जाता है 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। कितने नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। तो वीडियो के एंड तक आप जरूर से जरूर बने रहिए, ठीक है। तो जो ये 4 नंबर का आता है वो हम किस प्रकार लगाएंगे, इसको लगाने का मैं आपके लिए बहुत बढ़िया ट्रिक बनाया हूँ। तो इसका हमारा ट्रिक है क्या कि देखिए, इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम इसका क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। इसका हम क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। तो हमारा हल क्या आया, हम इसका हल लिखेंगे तो हल है माना 5 + √3 एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये हम क्या करेंगे, इसको मानेंगे यह कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए जब कोई भी चीज़ परिमेय संख्या होती है तो अब हम उसको लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, P/Q के रूप में उसका स्टेट चाहिए। इसलिए हम इसलिए जैसे आपको सॉल्व करना है उसको मैं बता रहा हूँ। इसलिए इसे A/B
बी यानी कि पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। आइए और आपको बताते हैं कि जब लिख सकते हैं उसके बाद अब हम क्या करेंगे, क्या है कि ए और बी कैसी संख्याएं हम लेंगे, सहअभाज्य संख्याएं लेंगे। पी बाई एस ए, जहाँ ए और बी कैसी संख्या है, ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। सहअभाज्य संख्याएं हैं। उसके बाद क्या है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 5 + √3 = a बाई b, ये लिख सकते हैं। उपर्युक्त समीकरण, जो हमारा समीकरण दिया गया है कि इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर, इस समीकरण को हम क्या करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, मतलब इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल लगा के उसको इस साइड ले जाएंगे, 5 को इस साइड ले जाएंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, जो समीकरण को व्यवस्थित करने पर हम लिख लेंगे, जिस प्रकार में बोर्ड कॉपी में लिखना रहेगा, समीकरण को व्यवस्थित करने पर, समीकरण क्या करने पर, व्यवस्थित करने पर अब हम क्या करेंगे कि समीकरण जो व्यवस्थित करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -5 = ये 33√3 मिल गया। ठीक है। अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे कि जहाँ ए और बी है वो -5 एक वो परिमेय संख्या हो गई, -5 भी परिमेय संख्या हो गई, और ए और बी हमारी परिमेय संख्या है। अतः इसका अंतर भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। दो परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव परिमेय संख्या होता है, मैंने आपको बताया है। तो ये दो परिमेय संख्याएं हैं, तो इसका अंतर भी हमें परिमेय संख्या होगा। तो हम इसको एक रचना के टाइप में लिखते चलेंगे। जब रचना के टाइप पे हम लिखते चलेंगे तो एग्जामिनर क्या होगा, वो कहेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो है बहुत ही अच्छे से है। ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम रचना करते चलेंगे, इसलिए लिख देंगे जहां ए और बी क्या है हमारी, a/b और -5 एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर सदैव हमें क्या मिलती है, परिमेय संख्या मिलती है। आप इसको बोर्ड एग्जाम में बहुत जरूरी है, याद कर लेना। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बोलना, दो परिमेय संख्या का सदैव एक परिमेय संख्या होती है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं। इसमें सबसे आपको क्या समझना रहेगा कि अगर इसको आपको प्रूव करना है, सबसे अच्छे इसको रचना को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। तो हम रचना को, इसको एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, तो हम क्या कहेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या लिख सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि दो परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, ऐसा भी हम मान रहे हैं। अभी इसका कैसे विरोधाभास होगा वो आपको बता रहे हैं। √3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। √3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद परंतु इससे यह तथ्य का विरोधाभास है, परंतु इससे यह तथ्य का विरोधाभास है। कौन सा भाष है, विरोध करने वाला जो भाष है, विरोधाभास है। इस तथ्य का क्या, कौन सा भाष है, विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह तथ्य का एक विरोधाभास है क्योंकि √3 एक हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उसके बाद अब हम, तो हमारी जो कल्पना की गई है कि जब दो इसको गलत करेंगे, मतलब इसको जब घटाएंगे तो हमें परिमेय संख्या मिलेगा, तो ये जो हमारी कल्पना की गई है ना, ये गलत है। तो संख्या है, तो हमारी की गई कल्पना गलत है। हमारी की गई कल्पना क्या है, गलत है कि हम माने हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है।
तो अतः अब हम सीधी सी बात है, अतः हम ये कह सकते हैं कि √5 + √3 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ हो गया, बस हो गया, इतना इजी से था। ये हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब आइए आपको बताते हैं कि अब हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन जो हर वर्ष पूछा जाता है वो ये है। चलिए अपने क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि दो संख्याओं से बनी संख्या उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यानी कि दो संख्याएं हैं और उनसे बनी संख्याओं को उल्टने पर जो संख्या हमें मिलता है वो उनका योग करने पर हमें 66 मिलता है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्याएं हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो मैं वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा था इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन अब आपको सीधे बताते चलूँगा बढ़िया से एक्सप्लेन करके। कि आइए समझते हैं कि मानव संख्या का इकाई अंक कैसी है, यक्स है। इसमें क्या बोल रहा है, दो संख्याएं हैं तो हम पहली संख्या मान लीजिए जो इकाई अंक है कैसा है, यक्स है, और उसका दहाई अंक कैसा है, वाई है। तथा अब संख्या में क्या मिल जाएगा कि 10y जो एक्स वाई माने हैं कि कह रहा है जब हमारा y कैसी संख्या है, दहाई की संख्या, इसलिए हम इसको क्या दहाई के फॉर्म में लिख देंगे और x हमारा इकाई के फॉर्म में, इसलिए तो हमारी संख्या कैसी बन गई है, 10y + x, ये हमारी संख्या बन गई है। अब अंकों का क्रम उल्टने पर, हमारा संख्या बोल रहा है ना कि अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब अंकों का क्रम उलटने पर यानी कि इसको दहाई बनाने पर, इसको इकाई बनाने पर, तो अब हम उसका क्रम उल्टेंगे तो उसकी संख्या क्या बन जाएगी। जैसे यहाँ पे 10y है तो यहाँ 10x हो जाएगा, और यहाँ x है तो यहाँ y हो जाएगा। एकदम सिंपल से आप समझिए, ठीक है। उसके बाद हमें प्रश्नानुसार, अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से हेडलाइन कर देते हैं तो एग्जामिनर को देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब क्या कह रहा है कि संख्याओं का योग 66 है कि अब जब दो संख्या हमें मिल गई है, पहली संख्या क्या मिली है, दूसरी संख्या जब हमें मिल गई है, उनको उलटने पर और उनके संख्याओं का योग हमें कितना मिल रहा है। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या को उलटने पर दूसरी वो हमारी संख्या 66 मिल रही है। अब जब संख्या 66 मिली तब हम क्या कर देंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा। सॉल्व किए तो 10x 11x 11y = 63। तो अब हम जब 11 को कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिल सकता, तो हमें क्या मिला कि x - y = 2। ये हमारा क्या बोल रहा है कि यदि संख्याओं को, यहाँ पढ़िए कि यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 हो, तो यदि जो संख्याएं हैं उनका अंतर 2 हो तो हमारा क्या है, हमें संख्या ज्ञात करना है। तो संख्या हमारा पहले x लिए थे, दूसरा y लिए थे, फिर इन संख्याओं को उल्टने पर यदि उनका अंतर 2 हो तब हमें निम्न रैखिक समीकरण युग्म में मिल जाता है। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म हमें क्या मिलता है कि x + y = 6 मिला है हमें पहली एक संख्या, और जिसको संख्याओं को उल्टने पर ये मिला, तो हमारी एक क्या बन गया, पेयर बन गया, युग्म बन गया है। क्या बन गया है, युग्म बन गया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा युग्म हमें ये मिला है। तो अब प्रथम समीकरण को, युग्म को जब हम हल करेंगे तो x बराबर हमें क्या मिला, 4 मिला, और y बराबर हमें 2 मिला। और द्वितीय समीकरण युग्म को जब हम हल करेंगे तो x बराबर 2 मिलेगा और y बराबर 4 मिलेगा। अतः संख्या का अभीष्ट संख्या जो मिला है कि क्या मिला है, 24 मिला है और 42 मिला है। कमेंट में बताइए क्वेश्चन आपको कैसा लगा और समझ में आया कि नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया तो बताइए, अभी समय है, दोबारा वीडियो बना देंगे किसी नए टॉपिक पर। जी हाँ दोस्तों, अब आइए बताते हैं आपका चौथा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में हर एक वर्ष पूछा जाता है। द्विघात समीकरण से हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई, हमारी पार्क कैसी होती है, आयताकार होती है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है, 8 मीटर अधिक है। उसके बाद क्या कहता है, यदि पार्क का क्षेत्रफल कितना हो, 240 मीटर स्क्वायर है, तो पार्क की लंबाई एवं चौड़ाई हमें ज्ञात करना है। तो अब हम क्या कर देंगे, तो पार्क का लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लंबाई जो है पार्क की, जो पार्क की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो सबसे पहले हम उसे पार्क मतलब गणित में माना जाता ही है, तो गणित में पहले मानेंगे तो क्या करेंगे, जो हम करेंगे तो ये करेंगे कि माना पार्क की पहले हम चौड़ाई मान लेंगे। उसके बाद हमारा पार्क का लंबाई क्या है, तो उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। तो लंबाई जब चौड़ाई हमने x माना, जब 8 मीटर अधिक है तो x प्लस हमारा 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा वो ब्रीथ हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नानुसार हमारा क्या कहता है कि प्रश्नानुसार हमारा, क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। ठीक है, अगर कल आप बोर्ड का एग्जाम का अगर
पेपर पाइएगा तो उसमें सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन को एकदम 2-3 बार मन लगा के पढ़ेंगे। अगर नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो समय को ध्यान में रखते हुए हम फटाफट उस क्वेश्चन को लगाते चले जाएंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, पार्क का हमें क्षेत्रफल क्या बोल रहा है कि 240 मीटर स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि जो मतलब आयत की जो क्या होती है, क्षेत्रफल होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो हम उस क्षेत्रफल को लगा देंगे। तो क्षेत्रफल दिया गया है 240 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल उसके लंबाई और चौड़ाई को हमने x माना है और लंबाई हमें ये मिला है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा, देखिए x स्क्वायर, तो इसमें 8x और इसी 240 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो हमारा कैसा बन गया, एक समीकरण बन गया है। कौन सा, द्विघात बहुपद समीकरण बन गया है। अब हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइज करने के बाद हमें ये मिला है x प्लस क्या मिला है 20 और x माइनस 12 मिला है। तो अब हम x बराबर, जब इसको 0 है तो x बराबर हम 12 लिख सकते हैं और x बराबर -20। अर्थात हम ये जानते हैं कि कोई भी अगर भुजा होती है वो कभी ऋणात्मक नहीं होती। आप इसको ध्यान में एकदम रख के काम अपना कीजिएगा, अपने वर्क को कीजिएगा कि अगर यदि एज आ जाए, भुजा आ जाए तो वो कभी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें हम भुजा ऋणात्मक नहीं होती, तो इसलिए हमारा x बराबर क्या मिल जाएगा 12। अतः पार्क की जो चौड़ाई मिलेगी हमारी, x का वैल्यू जो चौड़ाई हमने माना था, तो चौड़ाई हमने x माना, तो x का हमें x बराबर क्या मिल गया है 12 मिल गया है। तो हमारा चौड़ाई 12 मिल गया। उसके बाद हमारी जो पार्क की लंबाई मिलेगी वो क्या है 20 मीटर मिल जाएगी, क्योंकि 8 + x है। तो 8 + x है तो x बराबर हमारा 12 मिला है और x बराबर x बराबर हमारा 12 मिला है और 8 मीटर अधिक है। तो ये बराबर मिल जाएगा हमारा 20 मीटर। मतलब हमारी चौड़ाई, हमारी लंबाई का जो वैल्यू है वो हमारा मिल गया है। ठीक है, उसके बाद आइए हम आपको बताते हैं कि इसमें बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित 3 बिंदु संरेख है अथवा संरेख नहीं है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। इस टाइप का क्वेश्चन देखिए 2 प्रकार से आपको पूछा जा सकता है। एक तो ये है कि 3 बिंदु संरेख कैसे नहीं है, ये पहला क्वेश्चन है। और दोबारा कैसे हमसे वही क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों का निर्देशांक ये है। तो अब आपके मन में सवाल उठने लगा होगा कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो आपके मन में ये सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि ये हमारे, अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें सीधे से बोल रहा है निर्देशांक। इसमें त्रिभुज दिया, इससे आपका मतलब नहीं है, इसमें निर्देशांक आपका दिया गया है और हमें निर्देशांक में प्रूफ करना है, इसका क्या क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल निकालने का यही एक मकसद है। तो हमें जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सूत्र सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा जो भूमिका निभाता है हमारा किसका है, सूत्र का सबसे बड़ा भूमिका है कि हम कौन सा सूत्र कब यूज करेंगे और कैसे यूज होगा, वो हमें जरूर याद रखना है। तो इसके लिए मैं आपको हेडलाइन कर देता हूं कि कौन से इस सूत्र को आप जरूर याद करके जाइएगा, क्योंकि इस पे आपका एक नहीं 2-2 3-3 तो सवाल आ जाता है, वो भी बढ़िया नंबर का पूछ लेता है। ठीक है, तो इस सूत्र को आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सूत्र आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही नहीं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ऐसे में क्या होगा कि ये क्या बोल रहा है कि यही सूत्र हमें लगाना है कि जो हमारे निर्देशांक त्रिभुज का जो एक संरेख बिंदु अगर निकाला जाता है उसका सूत्र जो होता है वो यही होता है। क्या होता है 1/x1 y2 - y3 प्लस x2 y2 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ठीक है, इसको आपको एकदम बढ़िया से याद कर लेना, ये सूत्र जरूर याद करके जाना है अपने बोर्ड एग्जाम में। तो अब जो क्या है, जो भी पेयर्स दिए गए हैं, जो भी 3 बिंदु दिए गए हैं, ये संरेख है अथवा संरेखा है, इसको जानने के लिए हम इस सूत्र में जो भी दिया गया है उसका हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, उसका वैल्यू पुट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए बताते हैं, जो बिंदु हमें दिए गए हैं, 3 बिंदु त्रिभुज के जो बिंदु दिए गए हैं उसका वैल्यू जो हम पुट कर देंगे तो हमें जो मिल जाएगा। तो अगर आप पुट कर देंगे, तो अगर आपको सॉल्व करना आता है तो ऑटोमेटिक आप लगा लेंगे। तो जब लगाने के बावजूद जब हमारा ये मिल गया तो देख सकते हैं 0 में किसी का अगर संख्या का भाग दिया जाएगा तो हमें 0 ही मिलता है। तो अर्थात हमारा त्रिभुज जो मिल गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो मिला है वो हमारा क्या मिला है, 0 मिला है। जब किसी भी निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज अगर 0 निकल जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 0 निकल जाए, तो आप इसे जरूर समझ लीजिएगा कि वो हमारा कैसा है, एक संरेख है। जब किसी त्रिभुज का अगर मतलब क्षेत्रफल 0 निकल जाए, निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 निकल जाए, आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट लिख देना है क्या, ये संरेखा है। यदि आपको ये बहुविकल्पी में पूछ लेता है कि
यदि इस त्रिभुज जो बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु दिए गए हैं, अगर उसका जो संरेख आ रहा है, त्रिभुज क्षेत्रफल 0 आ रहा है, वो संरेख होंगे या नहीं होंगे, तो उसमें आपको क्या कर देना है, बढ़िया से कर देना है यस। जो जिसके त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 निकलता है वो हमारा क्या होता है, संरेख बिंदु होता है। आइए आपके बीच में मैं छठवां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री का हर वक्त सवाल ये पूछा जाता है, वो आपके सामने लेकर आया हूं कि त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि cos a + b/2 = sin c/2। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी मैनर से आपको लगाया गया, बहुत ईजी मेथड से लगाया गया है आपके लिए कि क्या बोल रहा है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। इसमें क्या है, 1 2 3 ये त्रिभुज है, तो इसमें इसका जो अंतःकोणों का योग होता है, हम सभी जानते हैं त्रिभुज में कितने एंगल होते हैं, 3 होते हैं। तीनों एंगल अगर समान त्रिभुज है, तीनों एंगल जो तीनों एंगल का एडिशन होता है कितने नंबर को कि कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। ये अगर छोटे से छोटे बच्चे को पूछेगा, मैं अपने कोचिंग में जो पढ़ाता हूँ वो बच्चों को भी पता है त्रिभुज 180 एंगल का बनता है, ठीक है। तो अब आपको बताते हैं कि कौन सा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो इसमें क्या है, a + b = 180। तो अभी हमने क्या समझा कि a + b + c = 180 डिग्री होता है ना, तो a + b + c = 180 डिग्री हो गया। हम इसको कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे कि c = क्या कर देंगे, उसके तरफ c को हम क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे। अब हम क्या मिल जाएगा कि जब ये मिल गया तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों के जो ये पक्ष हैं और ये पक्ष हैं, दोनों में हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 से भाग दे देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों को कॉस लेने पर दोनों पक्षों को हम क्या करेंगे, कॉस ले लेंगे। इसमें भी कॉस ले लेंगे, इसमें भी कॉस लेंगे। अब हमें पता है कि कॉस थीटा - a बराबर होता है साइन थीटा। क्या होता है, कॉस 90 - थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कॉस 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आपको ये जरूर याद रखना है। तो हमारा cos 90 - ये हमारा थीटा के बराबर है, तो मिल गया हमारा, मिल गया कि नहीं मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, इति सिद्धम, ठीक है। ये क्या हो गया, इति सिद्धम, ये हमारा सिद्ध हो गया। बहुत ही आसान तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अब हमारा क्या होता है कि जो अधिकतर बच्चे परेशान होते हैं कि डिस्टेंस एंड हाइट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री का जो एप्लीकेशन होता है उसमें कैसे कौन सा क्वेश्चन आएगा, और जो हर साल पूछा जाता है वही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन तो है बहुत ईजी, क्वेश्चन तो है बहुत इजी, अगर समझेंगे तभी समझ पाएंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन है कि 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण क्रमशः कितने कितने दिए गए हैं, मतलब 30 और 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है हमें। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि 60 मीटर ऊंचे भवन PQ, भवन का कितना लेंथ ले लिए है, PQ उसका नाम दे दिए हैं। Q से मीनार AB के B का अवनमन कोण क्या होता है कि ऊपर से नीचे दिखा जाता है, और अवनमन कोण ऐसे होता है कि यहाँ से देखते हैं यहाँ आता है, और जो हमारा उन्नयन कोण होता है वो यहाँ से देखते हैं ऊपर के लिए देखते हैं, ठीक है। तो हमें ये करना है। तो ये पाद के A का अवनमन कोण है। तो अब हम समकोण क्या ले लेंगे, PQA से ले लेंगे। क्या ले लेंगे, PQA का जो समकोण त्रिभुज हम ले लेंगे। तो समकोण त्रिभुज अब हमारा पहले क्या बोल रहा है, अवनमन कोण, समकोण त्रिभुज अवनमन कोण PQA से लिए है। तो tan 60 डिग्री PQ अपॉन PA ये ले लेंगे। तो tan 33 और √3 tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो 60 अपॉन PA, तो PA बराबर हम लिख देंगे 60 अपॉन √3 मीटर, ये हो गया। अब T भी हमारा क्या निकल जाएगा, 60 ये निकल जाएगा। उसके बाद हम यही फाइंड कर देंगे कि समकोण त्रिभुज QTB में क्या करेंगे, tan 30 अपॉन QT अपॉन TB। अब इसके क्या करेंगे, tan 30 की वैल्यू होती है हमारी, ये होती है 1 अपॉन √3 होती है। अब QT बराबर हम ये ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, QT 60 अपॉन ये, और ये मतलब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, ये जब आ जाएगा इधर तो इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 20 मीटर मिल गया। अतः जो मीनार का ऊंचाई निकलेगा तो मतलब PT है, तो PT बराबर क्या है कि PQ माइनस QT है, तो 60 माइनस 20 क्या कितना मिल गया हमारा, 60 में से 20 गया 40 मिल गया। अब आइए आपको बताते हैं क्या अगला क्वेश्चन जो हमारा है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे वृत्त से लिया गया है। वो क्या है कि 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। 60 सेंटीमीटर वाले, कितने सेंटीमीटर वाले, 10 सेंटीमीटर वाले ये क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है, जो कि वृत्त के केंद्र पर क्या बनाती हैं, समकोण त्रिभुज बनाती हैं। उसके बाद क्या करना है, दीर्घ वृत्त और लघु वृत्त खंड की क्षेत्रफल में क्या करना है, फाइंड करना है। और थीटा बराबर हमें कितना लेकर चलना है,
3.14 में लेकर चलना है थीटा बराबर। उसके बाद क्या कर देंगे, हल हम क्या करेंगे, जो हमारा चित्र है, चित्र आपको सामने दिख रहा है, चित्र OAXB त्रिज्यखंड ये है। त्रिज्यखंड हमारा क्या है, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, जो जैसे ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज के ऐसे एक पार्ट जो निकल जाए इसी को हम त्रिज्यखंड कहते हैं। तो त्रिज्यखंड को हमें क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे तो हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हमारा जो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 63 होता है। तो पाई की वैल्यू हम यहाँ पे आपको बताया गया इतना ले लेंगे। उसके बाद आर का जो वैल्यू लिया गया है, हमारी त्रिज्या कितनी है सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर हो गया। और हमारा जो थीटा एंगल दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है, उसको हम फाइंड करने पर हमें कितना मिल गया है, 78.50 मिल गया है। आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आने वाला है कल आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे कि ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने पर हमें क्या मिल जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। उसके बाद लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष इस क्षेत्र मतलब इस सूत्र से हर एक सवाल आता है, मतलब बहुत ज़्यादा इससे सवाल पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर याद करिए। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस AOB मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल। तो इसको जब हम घटाएंगे तो हमें 28 दशमलव कितना मिल गया, 5 मिल गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम क्या कर देंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हमारे इस वृत्त का क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 285 × 75 ये मिल जाएगा। यही हमारा क्या है, आंसर है। अगर आप वीडियो कोई अगर समझ में आए कमेंट में ज़रूर बताएं। आइए आपको बताते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि हमारे शंकु के छिन्नक से जो प्रश्न उठा है, बहुत ही मस्त प्रश्न है। क्या है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 है, तो इसमें मतलब इतने उसकी ऊंचाई कितनी है, 3.5 उसकी त्रिज्या है, और जो उसका ऊंचाई दिया गया है 12 सेंटीमीटर दिया गया है। अब शंकु को हमें क्या ज्ञात करना है, तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना है। इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा तिर्यक ऊंचाई पे सूत्र भी पूछा जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब इस सूत्र को बहुत ज़्यादा मान्य दिया गया है, इसलिए आपको हेडलाइन कर दिया हूँ कि आप इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। दिया गया है शंकु के आधार की त्रिज्या कितना दिया गया है, मतलब 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है, उसका क्या दिया गया है, शंकु की त्रिज्या दिया गया है। उसके बाद क्या करेंगे हम, शंकु की त्रिज्या जब दी गई है तो उसमें सभी का हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद 125 हमारा आ गया, जो कि हमारे शंकु की क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। कोई अगर न समझ में आए तो कमेंट में जरूर बताएं। अब आपका जो लास्ट क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है, वो ये आपका है, क्या है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य है, क्या है, 25 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आपका समांतर माध्य दे दिया गया है। पहले आप क्वेश्चन को आराम से समझ लेंगे कि समांतर माध्य में कितना दे दिया गया है, 25 दे दिया गया है, और वर्ग अंतराल इससे आपको 12 दे दिया जाएगा। उसके बाद समांतर माध्य की सारणी की गणना के लिए सारणी, अगर हमें समांतर माध्य बनाना है तो इस सारणी को हमें जरूर समझना होगा, जो कि हम आपको समझाने चल रहे हैं। ऐसा आपको बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा, और ये सारणी आपको खुद अपने से बनाए हैं, ये बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं दिया रहेगा। उसके बाद आप जैसे वर्ग अंतराल बारंबारता होता है, पहले हम वर्ग अंतराल उतार लेंगे, उसके बाद बारंबारता अलग। और मध्यमान हम कैसे निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे एक आसान सा फार्मूला है। जैसे हमारा जो जहाँ से लेकर पहली संख्या दी गई है, जैसे इसमें पहली संख्या दी गई है क्या, 10 दी गई है, इसका बाई 2 कर दें, क्या मिल गया हमें, 5। अब 5 में जितना वर्ग अंतराल है, इसका जितनी संख्याओं का गैप है उसको अब हम लिखते चलेंगे। तो हमारे इसमें कितने संख्याओं का गैप है, 10 संख्याओं का गैप है। तो हम 10 संख्या 10 में अब इसमें 10 जोड़ते चले जाएंगे। तो हमारा 5 में 10 जोड़े 15 आया, अब 15 में 10 जोड़े 25 आया, 25 में 10 जोड़े 35 आया, 35 में 10 जोड़े 45 आया। हमारा क्या हो गया, मध्यमान XI निकल गया। उसके बाद बारंबारता आपको ऊपर दिया गया है, और ये सिग्मा FI को क्या करेंगे हम, इसको योग, यहाँ पे आपको दिया गया है योगफल, तो सिग्मा FI आपको कर देंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, FI और XI, मतलब FI यहाँ है और XI यहाँ, इन सभी का मल्टीप्लाई करके हमें यहाँ पे लिखना होगा, जो कि मैं लिखा हूँ। अब सिग्मा FI XI का एक XI को भी हम क्या करेंगे, दोनों सभी को ऐड कर लेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद नीचे लिखेंगे। अब हम इसको ऐसे लिख लेंगे, ये इस टाइप का है। और हमारा ये आप जानते हैं समांतर माध्य बराबर ऊपर ही दिया गया था कि इसका समांतर माध्य कितना है, 25 है, ठीक है। समांतर माध्य कितना है, 25 है। तो 25 हम यहाँ पे समांतर माध्य बराबर लिख देंगे, और इसको इतना लिख देंगे। तो इसका हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये इतना मिला। उसके बाद अब जो फाइंड करेंगे तो 10p बराबर हमें 160 मिल गया, तो p बराबर हमें 16 मिल गया। अतः हमारे p की वैल्यू कितनी निकल गई, 16। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा दोस्तों। अगर आप दोस्तों को अपने शेयर करना चाहे शेयर कर लें, क्योंकि समय बहुत कम है। गुड लक, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट में बताएं अगला पेपर कौन सा है।